नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट दिख रहे हैं आप। आज बात करेंगे योगी कमीशन 2027। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत दर्ज कराने वाले 7 विधायक जब स्वागत के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में पहुंचे तो अलग ही माहौल था। गगनचुंबी नारे लगाए जा रहे थे। खासकर कुंदरकी जो विजेता विधायक हैं रामवीर सिंह ठाकुर, उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट कुछ ज्यादा ही थी, जिन्होंने 60% से अधिक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जीत का परचम लहराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलेंगे तो हम 2027 में और जोरदार सफलता हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी की जीत का विशेष रूप से उल्लेख किया। देखा जाए तो कुंदरकी सहित उपचुनाव की तमाम सीटों पर जीत कई मामलों में उल्लेखनीय है। लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बनता दिख रहा था, उसको अपने पक्ष में मोड़ने में योगी आदित्यनाथ ने बहुत हद तक सफलता पाई है। अखिलेश यादव के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू एकीकरण का फॉर्मूला चलाने में कामयाब हुए। संविधान को लेकर जो अभियान लोकसभा चुनाव के दौरान चला था, उसका भी जवाब उपचुनाव में मिल गया। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिखरा एनडीए गठबंधन अब ज्यादा एक और मजबूत नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा में जीत दर्ज करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत कई मायनों में 2027 के लिए योगी की तैयारी की एक झलक दिखा रहा है। आक्रामक हिंदुत्व, मुफ्त की योजनाएं और विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस से कुछ दूर दूर से नजर आ रहे अखिलेश यादव के लिए अब इस रणनीति का क्या तोड़ है और मजबूत सीटों पर पिछड़ती समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में कौन सी राह बची है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें हासिल करी हैं, वो प्रशासन तंत्र और पुलिस तंत्र की कामयाबी है, न कि जनता के मतों की कामयाबी है। ये लूट तंत्र की जीत है। पूरा प्रदेश जानता है कि इन उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया गया है। ईवीएम मशीनों की लूट की गई है, जनता जानती है। इसलिए इन चुनाव में समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। समाजवादी पार्टी का पीडीए मजबूत है और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी को बढ़त हासिल होगी। मंत्री जी, तंज कसने से पहले ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि हम 70 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। क्या हुआ उसका? आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 19 पेपर लीक हो गए, नौकरियां नहीं दे पाए। प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है। थानों तहसीलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा और महिलाओं को जिस तरीके से निशाना बनाकर मारा जा रहा, सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही। मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह से तंज शोभा नहीं देता। आपको उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगिए, क्योंकि आपने जो वादे उत्तर प्रदेश के लोगों से किए थे उन पर आप खरे नहीं उतरे। प्रदेश विनाश के रास्ते पर है और आप तंज कस रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 7 जीतें हासिल की, उससे बिल्कुल साफ लग रहा है। और मुख्यमंत्री ने भी आज सभी विधायकों को सम्मानित करते हुए और शपथ दिलाने के बाद ये कहा है कि 27 में होने वाले चुनाव में करहल भी हम जीत लेंगे। ये पूरा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का विश्वास है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आज कार्यकर्ता जिस तरीके से जुट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खलबली भी विपक्षी खेमे में है। ये सिर्फ क्या करते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं, आरोप लगाने का काम करते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, हत्यारोपियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जनता ये सब याद रखती है और जब वोट देने का वक्त आता है तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस जीत से ये बिल्कुल साफ साबित हो चुका है कि 2027 में तीसरी बार जिस तरीके से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जनता ने, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी। ये निश्चित तौर पर तय हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए 9 सीटों में से 7 सीटों पर विजय ये यूं ही नहीं हुई। मान लीजिए कि हवा का रुख बदलने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दिए। और इसी पर हो रही है चर्चा, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरीके का दावा किया कि अगर इसी तरह से डटे रहेंगे तो इससे भी जोरदार जीत 2027 में होगी। तो 2027 की जीत के लिए अगर तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, तो जिन मुद्दों को लेकर वो उपचुनाव में गए, क्या उसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे? जिस एकता की बात या जिस तरीके के हिंदुत्व की बात वो करते आए, उसी के साथ आगे चल रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी वो था पीडीए, लेकिन पीडीए
एनडीए उपचुनाव में नहीं चलता हुआ दिखा और अब आगे उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है, तमाम होंगे सवाल, उन्हीं पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे सवाल उन्हीं से। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत पल्लवी जी। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। सैयद रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ रजा साहब। और उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं और बात हो रही है योगी आदित्यनाथ के उस दाव की जिसको लेकर तमाम विधायकों के बीच वो स्वागत सत्कार तो कर रहे थे, कुंदरकी का विशेष उल्लेख वो करते नजर आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह डटे रहे तो फिर आगे 2027 दूर नहीं है। वहां पर भी मुस्कुराते हुए इसी तरह से गगनचुंबी नारे सुनाई दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि इतने कॉन्फिडेंट अगर योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के पास क्या है उनसे लड़ाई के लिए? आरिफ साहब। आरिफ साहब जी आ रही है आपकी आवाज, कहिए सर। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जनता वोट क्यों दी? क्या महंगाई कम कर दिया, भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दिया, किसानों को कोई बड़ी सुविधा दे दी, नौजवानों को नौकरियां दे दिया, अपराध कम हो गया, दंगा नो कर्फ्यू सब कुछ यहाँ चंगा, क्या वो हो गया? पेपर लीक नहीं हुए, शिक्षा मित्र से खुश हैं, संविदा कर्मी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, किस बिना पर वोट आपको मिल जाता है? देखिए, लोकतंत्र के सबसे अजीब चित्र दिखा जिस दिन वोटिंग हो रही थी, और उस दिन लोकतंत्र की अस्मिता को तार तार करने का काम किया गया। वहीं पर चुनाव आयोग के निर्देशों को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने जनता के वोटों को लूटने का काम किया। यह जीत नहीं है। पीडीए कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए रहेगा कि 27% आरक्षण में सेल तो योगी की लगाते हैं, दलितों का घर गिराने में 23% उनका योगदान है, 43% मुसलमानों का, 13% 27% पिछड़ों का। इस तरह से इसलिए कौन उनको वोट करे? वोट तो लूटा गया है बूथों पर, पुलिस की पिस्टल की नोक पर, लाठी और डंडे के नोक पर। इस जीत को कोई जीत नहीं माना जाता है। या योगी जी किस बात की खुशी मना रहे हैं? क्या लोगों को मतदान करने से रोकने की खुशी मना रहे हैं? क्या लोकतंत्र को तार-तार करने की खुशी मना रहे हैं? मेरा सवाल है क्या लोकतंत्र को तार-तार बातों को आगे लिए जाऊंगी, ठीक है, लेकिन आप ही की बातों को मैं राजेंद्र जी से भी बात कर लूं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कातिल की यह दलील की मुंसिफ ने मांग ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। जिनको वोट देने से रोका गया उनके ऊपर ही मुकदमा कर दिया गया, गंभीर धाराओं में हत्या का प्रयास था, हत्या का मुकदमा कर दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा गया कि अगर, ठीक है आपके आरोप हो गया आरिफ जी, राजेंद्र जी कहा गया कि अगर कांग्रेस का साथ फुल फॉर्म तरीके से अगर सपा को मिलता तो शायद उनके वोट परसेंट में इजाफा हो सकता था, लेकिन 2 सीटें और फिर आरोप अपनी जगह है। उसके बाद अखिलेश जी ने खुद कहा कि ईवीएम की जो गाड़ियां गई उनके पीछे कार्यकर्ताओं को जाने के लिए कहा। अभी भी उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी, लेकिन जो सीटें आपकी थी जिनको लेकर राम गोपाल जी ने भी कहा कि यहाँ दोबारा चुनाव होने चाहिए, जिनमें से सीसामाऊ और करहल आपकी सीट निकली, आप ही जीते उस सीट को, यानी जो गठबंधन आपका चुनाव। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर साथ में होती तो शायद जो दावे या जो नारे लगे उसका कम असर होता, सपा का वोट बैंक बढ़ता। जी देखिए पारुल जी, जो मजलूम, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, युवा आज सब विपक्ष के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और ये देखिए जो आज जश्न मनाया जा रहा है या वो दिखाया जा रहा है कि हमने ये किया है, इस तरीके से किया है, तो ये केवल एक जो है नाटक है, केवल इन चीजों को दबाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कल ही जो है टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश पे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। राज्य पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या नाम है वक्तव्य है, ये जस्टिस सूर्यकांत जी का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी की है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है।
और किस तरीके से हो रहा है, इन्हीं सब चीजों को दबाने के लिए ये सब जश्न और ये सब दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से वोटों को लूटा गया, जिस तरीके से पिस्टल की नोक पे पुलिस के द्वारा, ठीक है। समझे, लोगों को रिवॉल्वर गोलियां दिखा के, डर दिखा के जिस तरीके से रोका गया। और जहां तक बात शीशागांव या कहल की है, तो वहां देखिए वहां एक तरफा वोट पड़ा है, इसलिए हम दोनों सीटें जीते हैं। लेकिन जहां बराबर की एक टक्कर तरफा थी और हम जीत रहे थे। मार्जिन सर एक सीट पे आपका 8 है, एक सीट पर 14 है, जहां मैडम सोलंकी बहुत ज्यादा रो रही थी, सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश करी थी, वहां 8000 का मार्जिन है जीत का। और करहल में और भी जब अखिलेश जी थे तो बहुत लंबी लीड थी, अभी तो 14,000 पर सिमट गए। अब आप कह रहे एक तरफा वोट हुआ। यही तो बताती है कि 7,500 से 8,000 कैसे रह गया। यही तो लूट हुई है, वोटों की लूट हुई है। किस तरीके से इन सब चीजों को दबाने के लिए ये झारखंड में क्या हुआ था और दिखाया यही आरोप बीजेपी अगर झारखंड में आपके ऊपर लगाने लगे तो फिर? नहीं, झारखंड में तो इन्हें वोट ही वहां पे बिल्कुल एकदम क्लीन वोट हुआ, वहां पर तो कोई गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि वहां पर हमने सरकार बना ली। हाँ तो तभी तो इनको वोट ही तभी तो। ग्रेट सर, सल्यूट फॉर यू। ठीक है, लौट रही हूँ। आरोप हर जगह जहां हम हारे और वहां आरोप नहीं लगाते, वहां बिल्कुल क्लीन, एकदम बिल्कुल निष्पक्षता से सब कुछ हो रहा है जहां हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, लौट रही। पल्लवी जी, क्या कहना चाहेंगी आप इसी दाव के साथ 2027 में आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्योंकि एक उन्होंने सिग्नल दे दिया इस बैठक के बाद, यानी कटेंगे तो बटेंगे तब भी चलेगा, एक है तो सेफ है तब भी चलेगा, और फिर आपकी तमाम योजनाएं फ्रीबीज, इसी के साथ तमाम पार्टियां राज्यों में इलेक्शन में जा रही हैं। जी देखिए, जनता ने क्या देखा? जनता ने ये देखा कि माननीय योगी जी के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास या पारदर्शी जो प्रशासन, उस पर जोर दिया गया। उसके बाद जो सरकार की जनहित योजनाएं जो भी आई, उज्ज्वला योजना हो गई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और सड़क परियोजनाओं की बात हुई, इससे लोगों का विश्वास जो है इस मजबूत हुआ है। लोकसभा में कुछ हमारी सीटें कम आई थी, उसके बाद हमने जनता से और बेहतर तरीके से जाके कनेक्ट किया है, संवाद किया है और उनकी समस्याओं को समझा, उसके हिसाब से कार्य किया गया है। और जनता भी देख रही है कि कौन है जो प्रदेश में अपराध को नियंत्रण कर सकता है या धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार, इस टाइप का जो कदम उठा सकता है, वो कौन सी सरकार है। और इसकी वजह से ही माननीय योगी जी की जो लोकप्रियता है वो सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी बढ़ी है। और इसका पूरा परिणाम जो भी है वो आपको सामने विधानसभा इलेक्शंस में दिखा है। सिर्फ मैं यूपी विधानसभा इलेक्शन की बात नहीं करूंगी, यदि आप देश की बात ले लें, अभी पिछले हरियाणा में भी इलेक्शन हुआ तो उसमें भी क्या परिणाम हुआ। तो ये तो बिल्कुल होना, ये तो होना ही है। विपक्ष तो बोलेगा ही कि जहां उनकी सीटें सही आई, जहां पे बढ़िया हुआ। केरल में ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था, झारखंड में ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रहा था। सारी समस्याएं जो हुई यूपी विधानसभा में हो गई या महाराष्ट्र में हो गई। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि ये होगा ही। और किसी भी जो भी जांच एजेंसियां हैं या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उस पर आरोप लगाना, ये तो बहुत ही कॉमन है, जो चला ही आ रहा है सबको। ये इस तरीके की बात यदि इनके पक्ष में जाएगा, विपक्ष के पक्ष में कोई भी आदेश जाएगा तो बिल्कुल कहा जाता है कि हाँ ये बिल्कुल निष्पक्ष है। गलती से भी यदि इस पक्ष में आ गया, सरकार के पक्ष में कोई आदेश आ गया, चाहे वो कोर्ट का ही क्यों ना हो, तो बात ये उठने लगती है कि नहीं ये निष्पक्ष आदेश नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन है, ये पुरानी ये स्ट्रैटेजी है, चली आ रही है। पहले से भी पता था यदि ऐसी समस्याएं आएंगी तो ईवीएम को दोष दिया जाएगा। पहले जैसे होता था, अगर 2014-2017 से पहले की बात करें, उत्तर प्रदेश में ही यदि हम बात कर लें, सीधे सीधे बैलेट पेपर तक लूट लिए जाते, पूरा बैलेट बॉक्स जो होता है वो लूट लिया जाता था। और किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी। अभी वो कह रहे हैं जनता को वोट नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें निकलने बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन योजनाएं नहीं चली, आपके नारे नहीं चले, इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए। देखिए, फर्जी वोटिंग जो हो रही थी, बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही थी, वो सारी चीजें चेकिंग हो रही थी। और इसके अलावा जहां भी जो क्लिपिंग दी गई है, जो वीडियो मानती है ना, चुनाव आयोग को कहीं तो डाउटफुल लगा होगा, तभी तो धड़ाधड़ एक के साथ एक 10 से 11 जो पुलिस अफसर हैं उनको चुनाव आयोग ने वहां से हटाया। बिल्कुल, देखिए जांच, ये तो कहा ही नहीं, जांच तो पूरी निष्पक्ष, आपको तो कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। यदि आपने बोला तो उस पर जांच भी बैठाई गई, उस हिसाब से कार्रवाई भी हुई, पुलिस पे कार्रवाई भी हुई। ऐसा नहीं है कि एक तरफा रहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने बोला तो यही सही है, इसी पक्ष में कार्रवाई होगी। यही समझाना चाहती हूँ कि जांच एजेंसियां या जो भी प्रशासन उस पर भरोसा करना सीखें। और ये सारी चीजें साहब जी,
कुछ ऐसे पॉइंट्स जो झारखंड के मार्फत महाराष्ट्र होते हुए यूपी तक भी मैं गिनाना चाहूंगी, जिसमें झारखंड का भी जिक्र हुआ, तो वहां पर भी कुछ ऐसी योजनाएं जिन्होंने जनता का दिल जीता, जिसमें आधी आबादी के लिए योजनाएं थी। महाराष्ट्र वाया हम देखें, अगर हम यूपी की भी बात करें, और उसके अलावा जो फ्री बीज आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, एक ऐसा चिराग दे दिया जो जिसमें से ऐसा जिन निकला और जिन सभी के पास पहुंच गया, फ्री बीज बांटते चलो यार। और फिर उसके बाद ऐसा बांटा कि जनता जहां देख रहे हैं, जहां रिपीट नहीं होती थी सर सरकारें, वहां रिपीट होने लगी। और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वाकई जो नारे रहे उसमें से कई सालों में, जब हम राम मंदिर के समय पर भी कुछ नारे देखें तो जमीन तक गए, और बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा ये भी जमीन तक गया। जनता को जोड़ने में या हिंदुओं को जोड़ने में उनका बटेंगे तो कटेंगे वाकई चला। और फिर योजनाओं के साथ साथ ब्रांड योगी इस जीत के बाद क्या फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस मजबूती को पकड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए अलग अलग प्रचार करने भी जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, और आगे के लिए भी एक लाइन खींच गई है। रजा साहब देखिए पारुल जी, जो ये एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे, जाहिर सी बात है इस नारे को कहीं ना कहीं तवज्जो दिया लोगों ने, और उस तवज्जो का जो है वो महाराष्ट्र में असर पड़ा। मैं तो महाराष्ट्र के चुनाव में था भी, और अभी भी मैं आज भी मैं जो आप पे लाइव बैठा हूँ, मैं मुंबई से हूँ, क्योंकि यहाँ जब सरकार बन जाएगी तब मैं यहाँ से निकलूंगा, देखूंगा कैसे सरकार क्या हो रहा है, कैसे कौन कौन बन रहा है। तो मुंबई में हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की खास बात करूंगा, क्योंकि दो पॉइंट है उत्तर प्रदेश में जी। पहला तो पॉइंट ये है पारुल जी कि जब 2024 का चुनाव हो गया था तो उसमें 37 सीट सपा और 6 सीट जो है कांग्रेस ला करके एनडीए उत्तर प्रदेश में बहुत ही मतलब उबान पर थी। बहुत मतलब उसको कह रहे थे वो लोग कि साहब 2027 जो है वो सेमीफाइनल है ये उपचुनाव। ये बहुत बढ़ चढ़ के, जाहिर सी बात है कि सीटें अच्छी आई थी तो मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो ये दबाव योगी पर भी था, और कह रहे थे, केजरीवाल ने कहा था कि भाई वो हटा दिए जाएंगे और योगी हटाए जाएंगे और एक मुख्यमंत्री हटाए गए तो ये किए जाएंगे, ये सब चल रहा था। और ये था कि अब योगी जी उस चुनाव के बाद हटा दिए जाए। लेकिन जब चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद 7 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2 सीट जो है समाजवादी को मिली। तो योगी आदित्यनाथ का जो मॉरल है वो हाई हो गया। अब कोई ये नहीं कहता, यानी अब योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फ्री हैंड हो गए। और फ्री हैंड में आपने देखा कि हरदोई के अंदर अभी जो है वो 16 लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया है। तो वो फ्री हैंड से काम उन्होंने शुरू किया। पहली बात तो ये फ्री हैंड हो गए मुख्यमंत्री। दूसरी बड़ी बात है कि करहल जहां 67-68 हजार से जीते थे वहां 13,000 से बड़ी लीड, हाँ 14,000। जहां सीसामऊ में वो हजारों वोट से जीते थे वहां जो है वो 7-8 हजार जीते। आप ये देखिए कि जो कुंदरखी है, कुंदरखी के अंदर खाली एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है 1991 में। 3 दशक के बाद खाता खुला है वहां खाता। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रामवीर जीते हैं, और लाखों वोट से, इतने वोट से कभी बीजेपी वहां जीती नहीं है। 60-65% वोट उनके पक्ष में पड़ा है, या तो 70। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज है ये सोचने की बात है। मैं इसलिए आपको टोक रही हूँ, कुंदरकी से इसलिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ हिंदुओं का वोट बैंक खींच पाएगा, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन वहां जहां 60% पॉपुलेशन ही मुस्लिम है, वहां पर इतनी बड़ी लीड के साथ बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है। कहा गया यहाँ पर रणनीति भी काम की है, ना केवल माइंड गेम, बल्कि जनता के बीच उनके कार्यकर्ताओं की पहुंच, एकता, हर जगह पर जाके रैलियां प्रचार करने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात, बहुत मेहनत की है यहाँ योगी आदित्यनाथ। बहुत पारुल जी, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो इंद्रेश जी का है, उन लोगों ने मुस्लिम बेल्ट में जाके छोटी छोटी मीटिंग करके बताया कि भाई सरकार जो है योजनाओं में तुम्हें उज्ज्वला योजना में तुम्हें मिला कि नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में तुम्हें मिला कि नहीं मिला, आयुष्मान भारत कार्ड में तुम्हें कार्ड मिला कि नहीं मिला। तो वहां के मुसलमानों ने कहा कार्ड हमें मिला। तो उन लोगों ने कहा कि तुम हराने वाले मत बनो, अब तुम जिताने वाले बनो। यानी 1 लाख से ऊपर से जीतना ये मामूली बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, गाजियाबाद में सबसे कम वोट पड़ा था, लेकिन कुंदरकी तक आते आते 60 से 70% पर
बिल्कुल बिल्कुल 60 से 70% पर टोटल ओवरऑल जो वोट पड़ा वो ये जो आंकड़े आए वो आए। ठीक है आरिफ साहब, ये जो आंकड़े आए, अब आरोप अपनी जगह है लेकिन आकलन तो करना पड़ेगा कि वाकई ये जो योजनाएं हैं, रणनीति है, और उसके अलावा जो एकता इन्होंने दिखाई कि सबको बाद में जो जितने भी आवाज उठा रहे थे उनकी आवाज को किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, और साथ ही कि मुस्लिम वोट यहाँ कितने भी इन्होंने नारे लगाए उसके बाद ट्रांसफर हुआ है, तो क्या मुस्लिम भी यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है? ये भी समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। देखिए पारुल जी, मैं इस बातों से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि वही कुदरती में तौहीदा और तंजीला पे पिस्टल तान करके वोट देने से रोका गया। हाँ। और 28 नामजद में उनको और उनके बेटे को भी नामजद कर दिया गया। अगर वहां मुस्लिम वोट कर रहा था तो किसी मुस्लिम को, एक पुलिस वाले को, एक एसएचओ को हटाने की क्या जरूरत थी? और अगर मुस्लिम वोट कर रहा है तो संभल घटाने की क्या जरूरत थी? ये सब भरमाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वहां के प्रत्याशी हाजी रिजवान साहब ने कहा कि 300 से ज्यादा बूथों पर हमारे एजेंटों को मार के भगा दिया गया। पुलिस ने वहां खुद वोट डाले, वहां लोगों का बयान है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर लाइव चल रहा था प्रसारण। प्रत्यक्ष को परमार की क्या जरूरत? तो ये तो चुनाव वहां हुआ नहीं। वहां की चुनाव के लिए हम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं, रणनीति बना रहे हैं कि वहां के चुनाव को रद्द किया जाए। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा वहां हुआ। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जौनपुर में मटरू बिंद थाने में मार दिया गया, 1 रुपए भी शासन से उसको नहीं मिला। और लखनऊ में मोहन पांडे मार दिया जाता है, उसको प्रधान मुख्यमंत्री जी पैसा देते हैं। गोपाल मिश्रा मार दिया जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। संभल में 5 लड़के मार दिए जाते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता। तो किन बातों पर माइनॉरिटी या दलित या पिछड़ा समाज योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा, क्यों वोट करेगा? मेरा यही सवाल है बार बार कि ऐसा कोई काम नहीं किया है। टोटल फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता गया है, और इसे चुनाव नहीं कहते, इसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। जहां पर जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई है, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि संभल में आरोप ये लगे कि बीजेपी का प्रायोजित ये सब कुछ था। तो ये जो फिर मुस्लिम वोटर्स गए ना, फिर बीजेपी अकॉर्डिंग टू यू सर, फिर मुस्लिम वोटर्स उन्हीं के है ना। कहां इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, तो बात तो वही आती है ना। आप ये बताइए, आप मैं बता रहा हूँ ना कि आप अगर मुस्लिमों को ये बता रहे, इंद्रदेश जी तो बहुत घूम रहे हैं मुसलमानों के बीच में, आज से नहीं घूम रहे हैं इंद्रदेश जी। इंद्रदेश जी पूरा मिशन लेके घूम रहे हैं। कब मिल गया? लोकसभा में क्यों नहीं मिल गया? और अगर योगी जी ब्रांड है तो योगी जी पंजाब में बाई इलेक्शन क्यों हार जाते हैं? झारखंड में भी वो रैली करके आते हैं, क्यों हार जाते हैं? योगी और मोदी का जादू अगर चल रहा है तो पूरे देश पे चलना चाहिए। ठीक है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, जो कहते हैं लेकिन लॉजिकली 60% आबादी जहां मुस्लिमों की है वहां 58 समथिंग वोट पड़ा है टोटल। ऐसा नहीं है क्योंकि जहां 60% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है वहां टोटल वोट 60% के ऊपर पड़ा है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक भी मुस्लिम वोट डालने ही नहीं गया होगा, ये तो आप कह नहीं सकते। 1 मिनट दीजिएगा, मैं क्लियरिफाई करता हूँ। देखिए, वोट, ये चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष नहीं है। सबसे पहले सर जहां आप जीत जाते हैं वहां निष्पक्ष क्यों हो जाता है? फिर सवाल तो यही उठाता है ना। ठीक है, रुकिए, बहुत समझा लिया आपने, थोड़ा सा आपके सहयोगी को भी समझाने दीजिए। मुझे 1 मिनट मैंने नहीं, मैं सारी डिबेट आपके साथ नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास अब बहुत लिमिटेड समय, मैं दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका देना चाहती हूँ। राजेंद्र जी, ठीक है, प्लीज रुकिए, पूरा समय नहीं दे पाऊंगी आरिफ जी, बहुत सारी बातें कर ली आपने। राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। जब आपको अपनी ही बात रखनी है तो फिर हम आपसे सवाल करने की जरूरत है? इतनी देर से मैं ही तो बोल रही थी ना आरिफ जी, आप तो मुंह पर बिल्कुल एकदम चुप रखा के बैठे हुए थे, आपने बिल्कुल लिप्स लॉक कर लिए थे आपने। कैसी बातें करते हैं आप? इतनी देर से आप ही तो बोल रहे थे। राजेंद्र जी जल्दी बोलना शुरू कीजिए, मेरे पास समय लिमिटेड है। राजेंद्र सर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, और पूरी तरीके से प्रशासन को जो है एक तरीके से आदर दे दिया गया था कि हर हालत में चुनाव जीतना ही जीतना है। लेकिन जितनी ज्यादा बेईमानी कर सकते थे करी। आप बताइए, युवा को लोकसभा चुनाव में नहीं करी होगी फिर? क्या चीज? लोकसभा चुनाव में नहीं करी होगी, आप लोग ज्यादा सीटें नहीं, लोकसभा चुनाव में तो इतना बम्पर वोट मिला था, उनकी बेईमानी भी काम नहीं आई, इतना बम्पर वोट पड़ा था, समझे। अभी तो थोड़ा सा इधर उधर था, कांटे की लड़ाई थी, उसमें ये इसलिए जीत गए, लेकिन उस समय तो बम्पर वोट पड़ा था, इनका कहीं से कहीं तक नामो निशान ही नहीं था।
अभी तो ये जो कटेंगे इस तरीके से जो इनने चलाया था, और वो समझे, तो उससे थोड़ा बहुत इनको जो है वो हिंदू हार के वोट बाद मिल एक ही गया, कारण क्यों और होता है आप बाकी लोगों इन्हें के पास बेईमानी से हर बार? और समझे? जीत जाते हैं तो हम विजय हुए, हमने बीजेपी को हरा दिया। दिक्कत ये है ना सर कि जहां जीत जाते हैं वहां आप लोग विजय पताका लेकर बिल्कुल आवाज बुलंद कर देते हैं, और जहां हार जाते हैं आपको ईवीएम या फिर गफलत लगता है। ठीक है पल्लवी जी, बहुत कम समय मेरे पास। पल्लवी जी 10 सेकंड अपनी बात रखिए। नहीं अब समय नहीं है, प्लीज 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 सर, समय में सभी मेहमानों को बारी बारी से देना चाहिए। अभी जैसे बोला गया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, झारखंड में किसकी सरकार थी? झारखंड में ईवीएम के साथ क्या हुआ? रखने के लिए देखिए यही बात है ना कि कभी भी ये तो पहले से ही होना था, ईवीएम खराब है, ये खराब है, प्रशासन ने हेल्प किया। झारखंड में क्या हो गया था? हरियाणा में तो आप बहुत छोड़ते, हरियाणा में तो आपको वोट ही नहीं मिला, वहां पे भी बुरी हालत चलिए बात 50 से 60 साल आपने राज कर लिया, इतनी बुरी तरीके से राज किया कि आपको कोई वापस ही नहीं लाना चाहता। कांग्रेस पार्टी को तो कोई वापस ही नहीं लाना चाहता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर 7 सीटें बीजेपी के खाते में। लोकसभा चुनाव में उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इस बार रणनीति में बदलाव किया। कहा जा रहा था बीजेपी लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन जनता के सामने तो जनता के सामने जनप्रतिनिधियों को सर झुकाना ही पड़ता है, और जब तक सर झुकाएंगे तब तक जनता आपको आशीर्वाद देगी। जनता के लिए काम करना पड़ता है, जनता के उत्थान के लिए काम करना पड़ता है, और जनता जो चाहती है उसी राह पर आपको चलना पड़ता है, तब वो जनप्रतिनिधि विजय पताका फहरा पाता है। और यही भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा समझा, क्या जनता का मूड है उसको भांपा और उसी स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया। और ये भी कि विपक्ष के पीडीए की काट क्या है उसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, और नारे लगे बटेंगे तो कटेंगे। इधर से पोस्टर्स लगे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। उधर से सपा कार्यालय के सामने पहली बार था जब सपा कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग्स थे वो हर 2-3 दिन में बदल रहे थे, तो उन्हें भी लगा कि ये मजबूत नारा है, इसकी काट ढूंढना पड़ेगी। और फिर जो नतीजा है वो सभी के सामने है। मुस्लिम वोटर तक बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आया, अगर आप डिटेल में लॉजिकली आंकड़ों को समझे तो। भले ही फिर आरोप जो भी लग रहे हों, लेकिन आंकड़ा यही है कि कुंदरकी में 60% मुस्लिम आबादी है, और करीब 60% के आसपास वहां पर वोट पड़ा, और उसमें से सबसे बड़ी लीड के साथ कुंदरकी में जो विधायक है वो जीतते हैं। कुछ तो बात है। अब ऐसे में 2027 की जीत का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ। देखना होगा, 27 तो परे है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है, जनता के बीच जाना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।